नमस्कार मित्रों, मैं संजीव कुमार। आंजे क्लासेस में आपका भरपूर स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करेंगे अनौद्योगिकीकरण के लास्ट वीडियो पे। इसके पहले 3 वीडियो हो चुका, तीनों को मिलाकर पढ़ लेंगे, आपका एक आंसर राइटिंग तैयार हो जाएगा। अनौद्योगिकीकरण पे और औद्योगिकीकरण पे ब्रिटिश काल के तीसरे चरण में जो भारत में अनौद्योगिकीकरण और औद्योगिकीकरण हुआ, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है पीसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ामों में, तो आप हल करने में उसको सक्षम हो जाएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं अनौद्योगिकीकरण में। जो भारतीय पूंजीपतियों ने भारत में उद्योग लगाए, मशीनें लगाई, मिलें लगाई और किस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना कंधा मिला करके आगे बढ़ने की कोशिश की, एक तरीके से वो भी हमारे लिए एक क्रांतिकारी से कम नहीं था। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था जो तीसरे चरण में उभर के आया। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के तीसरे चरण में भारतीयों द्वारा कुछ भारतीय उद्योगों में, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ भारतीय उद्योगों में क्या हुआ, पूंजी लगाई गई, जिसमें भारतीय उद्योगों में सूती वस्त्र ऐसा पहला उद्योग था जिसमें किसी भारतीय द्वारा सूती वस्त्र उद्योग में पूंजी लगाई गई। अर्थात ये सबसे पहले किसी भारतीय द्वारा सूती वस्त्र उद्योग की मिल लगाई गई थी, जो 1853 में बम्बई में पारसी कावसजी नाना भाई के प्रयासों से स्थापित की गई। तो महाराष्ट्र में एक मिल लगाई जाती है, वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन के लिए जिस तरीके से उस समय अंग्रेज अपने यहाँ से कच्चा माल उठाते थे और लेके जाया करते थे। अभी आगे देखेंगे किस तरीके से दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वो आगे वाली अभी इसी में चर्चा करेंगे लास्ट में। लेकिन उससे पहले जब अंग्रेज लोग अपने यहाँ से वस्त्र को लेके आते थे, भारतीय बाज़ारों को अपने वस्त्रों से पाट देते थे और यहाँ से कच्चा माल उठाकर लेके चले जाया करते थे। यहाँ उस समय चरखा चलता था और उनके यहाँ मशीनें चलने लगी थी, वो औद्योगिकीकरण का दौर था। तो उस समय क्या हुआ, एक हमारे यहाँ पूंजीपति उभर के आते हैं जिनका नाम है पारसी कावसजी नाना भाई। इन्होंने क्या किया, बम्बई में अपने ही प्रयास से एक उद्योग लगाया, जिसमें उद्योग में पूंजी लगाई, जो सूती वस्त्र उद्योग था। तो सबसे पहला उद्योग किसी भारतीय द्वारा जो पहल किया गया था वो सूती वस्त्र उद्योग में। इसके बाद जमशेदजी टाटा जी आते हैं। इन्होंने क्या किया, जिनको रतन टाटा के नाम से भी जानते हैं, 1857 में एक्सप्रेस मिल की स्थापना की। और ये मिल कहाँ पे थी, ये मिल लगाई गई नागपुर में। एक्सप्रेस मिल की स्थापना 1857 के नागपुर में की जाती है। इसके बाद 1855 में पहली जूट मिल लगाई गई, जो जॉर्ज ऑकलैंड के प्रयास से पहली जूट मिल लगाई जाती है। कहाँ पे, बंगाल में। इसके बाद आता है 1907 का दौर। 1907 में फिर से एक बार जमशेदजी टाटा फिर से अपना प्रयास करते हैं और 1907 में जमशेदपुर में एक स्टील फैक्ट्री लगाते हैं जिसका नाम है आयरन एंड स्टील कंपनी। ये टाटा जी के प्रयासों से 1907 में बहुत बड़ी कंपनी स्थापित हुई थी। ये बहुत बड़ा उनका प्रयास था जो आज भी हमारे सामने जारी है। 1904 में सबसे पहले सीमेंट का पहला कारखाना जो लगाया गया वो चेन्नई में लगाया गया। चेन्नई में सबसे पहला कारखाना जो लगा सीमेंट का वो चेन्नई में लगा। क्यों लगा, क्योंकि वहाँ पे जो रॉ मटेरियल वहाँ पे होता है वो इनको सुविधा से मिल जाता था, इसीलिए वहाँ पे सबसे पहला जो कारखाना लगाया गया सीमेंट का वो चेन्नई में लगाया गया। इसके बाद कागज़ मिल लगाई जाती है। कागज़ मिल 1859 में ही लगाई जा चुकी थी। तो पहली कागज़ मिल जो लगी थी ये बंगाल में ये भी स्थापित की गई थी। पहली कागज़ मिल बंगाल में स्थापित की गई थी और इसका प्रयास डॉक्टर विलियम कैरे द्वारा किया गया। थे तो अंग्रेज मूल के, लेकिन ये हिंदुस्तानी ही थे। तो डॉक्टर विलियम कैरे द्वारा स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय जो पूंजी लगी जॉइंट बैंकों में भी लगाई गई। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक जो भारतीय बैंक था 1895 में सबसे पहले खोला गया पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है 1906 में।
फिर 1907 में सेंट्रल बैंक की स्थापना की जाती है। दी बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1913 में इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद चालू होता है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, जो 5 साल 1919 तक चला। फिर सर थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, तब हार्डिंग महोदय ने 1916 में सर थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना करते हैं। एक औद्योगिक आयोग की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? हार्डिंग महोदय। इसके सहयोग से, सर थॉमस हॉलैंड के सहयोग से भारत में की जाती है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था, इस आयोग का उद्देश्य उद्योग तथा व्यापार में भारतीय वित्त प्रयत्नों के लिए उन क्षेत्रों को चुनना जिसमें सरकार सहायता दे सके, जिसमें सरकार ऋण प्रदान कर सके। परंतु इसी समय दादा भाई नौरोजी आते हैं। वो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। उनके समझ से जो भी यहाँ पे मिलें स्थापित हो रही थी, जो भी यहाँ पे कल कारखाने स्थापित हो रहे थे, तो वो यही बताते हैं कि जो भी यहाँ पे स्थापित हो रहे हैं वो भारत का पैसा है, लेकिन वो पैसा भारत में ना रहकर वो इंग्लैंड चला जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं धन का बहिर्गमन सिद्धांत। की काम हम करते हैं, यहाँ पे काम हम करें, रॉ मटेरियल हमारा हो, और जब उत्पादन हो किसी वस्तु का, उत्पादन होने के साथ जो लाभ मिलता है, वो लाभ कहाँ पे जा रहा है? वो लाभ सीधा सीधा चला जा रहा है इंग्लैंड को। तो दादा भाई नौरोजी ने सर पहले ऐसे नेता थे, पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने सबसे पहले धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया कि प्रति व्यक्ति आय जो होती है उसका अनुमान किसने लगाया? सर्वप्रथम तो दादा भाई नौरोजी ने। इनका धन का बहिर्गमन जो सिद्धांत है, देखते हैं। इन्होंने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक होती है, जिसमें इन्होंने बताया, एक इनका जो शीर्षक था, इनका जो पेपर इन्होंने पढ़ा उसका शीर्षक था इंग्लैंड डेप्ट ऑफ इंडिया। इसको पढ़ते हुए पहली बार इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। कालांतर में दादा भाई ने अपने कुछ अन्य निबंधात्मक लेख, जैसे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल 1867 में प्रतिपादित किया गया। इसके बाद द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया 1870 में इसका प्रतिपादन होता है। उसके बाद ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 में इसका प्रतिपादन किया, के द्वारा धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। भारत में प्रथम पीढ़ी के राष्ट्रवादी, जिनमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और इसके बाद जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त प्रमुख थे। 1901 में बजट पर भाषण करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि पहली बार संपत्ति के दोहन के सिद्धांत को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के समक्ष इन्होंने इसको प्रस्तुत किया कि यहाँ पे जो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इन लोगों ने मिलकर के इसका समर्थन किया और लेजिस्लेटिव असेंबली में इसका व्याख्या भी जाके वहाँ पे करते हैं। इसके बाद एक आते हैं दादा भाई नौरोजी के बाद, दादा भाई नौरोजी ने जो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, इन्होंने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट भी कहा है। अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा है? क्वेश्चन में आता है, तो दादा भाई नौरोजी ने कहा है। सर सैयद अहमद खां एक साहब आते हैं, इन्होंने ये बताते हैं कि दादा भाई नौरोजी के धन का जो बहिर्गमन सिद्धांत था उसमें उसकी ये आलोचना करते हैं। उसमें ये कहते हैं कि हमारा विश्वास इसमें नहीं है। भारत में उद्योग विकसित हो रहे हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन दादा भाई नौरोजी उस समय औपनिवेशिक काल था, वो तो सबको पता है कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच होती है। इसके बाद प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में धन के बहिर्गमन को एक बहते हुए घाव की संज्ञा दी। आर.सी. दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में एक अधिवेशन होता है कलकत्ता में, जिसमें आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। राष्ट्रीय कांग्रेस जो था वो 1896 में धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकारा। अंग्रेज जॉन सुलिवन के अनुसार हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजें सोख कर टेम्स के तटों पर निचोड़ देती है। इसको किसने कहा?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है कि इस वाक्य को किसने कहा, तो इस वाक्य को जॉन सुलिवन ने कहा था, ध्यान रखना। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, अगले वीडियो में फिर देखेंगे अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा का विकास, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। इसी के साथ हमारा औद्योगिकरण अनौद्योगिकरण का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। 3 वीडियो आए, 3 वीडियो से किसी भी तरीके से तीनों आप लोग पढ़ लेंगे, तो किसी भी तरीके से यदि एग्जामिनर पीसीएस या यूपीएससी में सवाल पूछता है तो तीनों मिला करके एडजस्ट कर लेना, वहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही पर्याप्त है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।